1928 लंदन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक लंबी छुट्टी से वापस लौटे। उन्होंने देखा कि एक पेट्री डिश में कुछ अजीब हो रहा था। उसमें एक फंगस लग गया था। ये फंगस कोई आम फंगस नहीं था। इसने उस डिश में मौजूद बैक्टीरियाज को मार दिया था। जिस बैक्टीरिया को हराने में अलेक्जेंडर ने सालों लगा दिए थे, उस जानलेवा बैक्टीरिया को उस अनजान फंगस ने बड़े आराम से मार दिया था। ये फंगस कुछ ऐसा रिलीज कर रहा था जो उन बैक्टीरियाज के लिए जहर का काम कर रहा था। अलेक्जेंडर ने इसकी जांच की और ढूंढ निकाली इंसानी इतिहास की पहली एंटीबायोटिक, जिसका नाम था पेनिसिलिन। हजारों साल पहले जब हम गुफाओं में रहा करते थे, तब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 30 साल थी। मतलब कि एक नए जन्मे बच्चे के जीने की संभावना कम से कम 30 साल है। शायद वो इससे ज्यादा भी जी सकता है या कुछ ही दिनों में मर भी सकता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे ज्योग्राफी, लाइफस्टाइल और हेल्थ। अब उस जमाने में हेल्थ सबसे बड़ा फैक्टर था, क्योंकि बीमारियों और घाव के इन्फेक्शन से बचना मुश्किल था। पर अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें 19वीं सेंचुरी में, तो हमने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर ली है। हमारे पास टेलीस्कोप, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रेन्स हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 35 ईयर्स है। मतलब कि हजारों साल के इतिहास में हमने सिर्फ इतनी ही तरक्की की थी कि हमारी संभावित आयु सिर्फ 5 साल ही बढ़ पाई थी। लेकिन फिर साल आया 1940, जहां से हमारी जीने की उम्र बढ़ना शुरू हुई, और जो इंसानी इतिहास के लाखों सालों में नहीं हुआ, वो सिर्फ इन 20 सालों में हो गया। 1960 तक आते आते हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 35 साल से बढ़कर सीधा 52 साल तक पहुंच गई। तो ऐसा क्या बदला था 1940 के बाद? ये जानने से पहले ये समझना होगा कि 1940 से पहले के लोग कम क्यों जी रहे थे। यह है स्टेफिलोकोकस ऑरोरस। ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो अंगूर के गुच्छे की तरह दिखता है, और ये ऑलमोस्ट सभी तरह के इन्फेक्शन करने के लिए जिम्मेदार है। इसे ऐसे समझो कि किसी भी घाव या कोई भी बीमारी को बस से बदतर बनाने का काम ये बैक्टीरिया करता है, और यही बैक्टीरिया न्यूमोनिया और बॉइल्स के लिए भी जिम्मेदार है। ये नॉर्मली हमारी स्किन पर रहता है और लंबे समय तक वहां बिना किसी दिक्कत के ये रह सकता है। फिर जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है या कोई घाव लग जाता है, तो ये सांस से या उस घाव के जरिए शरीर के अंदर घुस जाता है और कई सारे इन्फेक्शन का कारण बनता है। हाँ, आज आपके पास इसका इलाज है, तो ये आपको इतना खतरनाक नहीं लग रहा होगा। लेकिन एंटीबायोटिक मिलने से पहले इसका ऐसा आतंक था कि उंगली कटने की वजह से भी लोग मर जाया करते थे या उनका हाथ ही काटना पड़ता था। आधे से ज्यादा बच्चे पैदा होने के बाद सर्वाइव भी नहीं कर पाते थे। इवन ऑपरेशन और सर्जरी करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। कुल मिला के इस बैक्टीरिया से बचने के चांसेस सिर्फ 15 से 20% हुआ करते थे। 1880 में इस बैक्टीरिया को खोजा गया था, और तब से ही इसे हराने की कोशिशें शुरू हो गई थी। इस पर शोध करने वालों में एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यूं तो एक सर्जन बनना चाहते थे, लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात हुई सर एल्मोर राइट से। राइट एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट थे। इनका मेडिकल साइंस में एक अहम योगदान रहा है, जैसे कि इन्होंने टाइफाइड की वैक्सीन बनाई और इम्यूनिटी को बारीकी से समझाया। राइट सेंट मेरीज हॉस्पिटल में एक फिजियोलॉजिस्ट थे, और यहीं पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी अपनी सर्जन की ट्रेनिंग ले रहे थे। राइट ने अलेक्जेंडर की काबिलियत और कमाल की ऑब्जर्वेशन को देखते हुए कहा, तुम्हें एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट बनना चाहिए, क्योंकि सर्जरी करने से ज्यादा जरूरी उसे सक्सेसफुल बनाना है। अलेक्जेंडर पर राइट की बात का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने उसी दिन से बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान राइट के साथ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक मेडिकल टीम का हिस्सा थे। इनका काम था घायल सिपाहियों को इन्फेक्शन से बचाना और उन पर शोध करना। इस समय घाव को साफ करने के लिए आयोडीन का इस्तेमाल होता था। आयोडीन से इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरियाज तो मरते थे, पर यह बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स को भी मार देता था। इससे मरीज की हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ जाती थी। नतीजा कुछ नहीं निकलता। जो मौतें पहले हो रही थी, वो आयोडीन लगाने के बाद भी हो रही थी। एक एस्टीमेट के हिसाब से 9 से 11 मिलियन सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 1 में सिर्फ बैटलफील्ड में मारे गए थे, और करीब 23 मिलियन से ज्यादा घायल हुए थे। इन 23 मिलियन में से भी लगभग 45 से 50%, यानी करीब आधे सिपाही बाद में इन्फेक्शन होने की वजह से मारे गए। अलेक्जेंडर ने 1921 में लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम भी खोजा था, जो कि हमारी लार और आंसुओं में नेचुरली पाया जाता है। इससे कुछ बैक्टीरिया तो मरते थे, लेकिन ये खतरनाक और ताकतवर बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस को मारने में नाकाम था। तो कुछ ऐसा चाहिए था जो स्टेफिलोकोकस को मार सके बिना ह्यूमन सेल्स को नुकसान पहुंचाए। अलेक्जेंडर ने कई साल मेहनत की और कई सारी चीजें ट्राई की, पर कुछ भी ऐसा नहीं मिल पाया जो काम का हो। इस वजह से अलेक्जेंडर को लगने लगा कि ईश्वर ने कुछ ऐसी चीज बनाई ही नहीं है जो इस बैक्टीरिया को मार सके। इसी सोच की वजह से वो बहुत ज्यादा निराश रहने लगे। उनको लगने लगा कि उन्होंने शायद गलती कर दी है इस फील्ड में आकर। तभी उनको किसी ने सलाह दी कि परेशान मत हो,
कुछ दिनों की छुट्टी लो और आराम करो, वापस आकर फिर से शुरू करना, क्या पता कुछ मिल जाए। और इसके बाद अलेक्जेंडर एक लंबी छुट्टी पर चले गए। 28 सितंबर 1928 अलेक्जेंडर कुछ महीनों की छुट्टी मनाकर वापस आए। उन्होंने देखा कि जब वो गए थे तो इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि उन्होंने किसी भी चीज को ढका ही नहीं था और वो खिड़की भी खुली छोड़ गए थे। उनके इक्विपमेंट्स पर धूल जम चुकी थी। यहीं पर कुछ पेट्री डिशेस भी थी जिसमें उन्होंने स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए छोड़ा था, पर वो जाते समय इन्हें भी खुला छोड़ गए थे। इन डिशेस में से एक में ग्रीनिश ब्लू फंगस लग गई थी, जैसे किसी ब्रेड पर खुले रहने से फफूंद लग जाती है, बस ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ था। उस डिश में नमी और गर्मी की वजह से एक फंगस ग्रो हो गई थी। अब अलेक्जेंडर जो थे वो इसे देखकर बड़े हैरान हुए। उन्हें जानना था कि ये बैक्टीरिया इस फंगस के साथ कैसा बर्ताव करता है। उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे इस डिश को रखा और जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। इस फंगस के आसपास के एरिया में बैक्टीरिया की लाशें तैर रही थी। अलेक्जेंडर ने इस फंगस के बारे में जानने के लिए एक माइकोलॉजिस्ट चार्ल्स थॉम की मदद ली। चार्ल्स ने बताया कि इस फंगस का नाम पेनिसिलियम नोटेटम है, लेकिन चार्ल्स को भी यह नहीं पता था कि यह फंगस ऐसा भी कुछ कर सकता है। चार्ल्स थॉम ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या ढूंढ निकाला है, यह दुनिया बदल देगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस फंगस के नाम पर ही इस केमिकल का नाम रखा जिससे बैक्टीरियाज मर रहे थे, पेनिसिलिन। उन्होंने इस पर और रिसर्च की और पाया कि यह फंगस इंसानों के लिए जरा भी टॉक्सिक नहीं है। यह पेनिसिलिन ह्यूमन सेल्स को नुकसान पहुंचाए बगैर बड़ी सफाई से सिर्फ स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया को चुनकर खत्म कर देता है। यह बिल्कुल वही था जो अलेक्जेंडर को चाहिए था, मानो ईश्वर ने उन्हें तोहफा दे दिया हो। पेनिसिलिन एक अनस्टेबल कंपाउंड था जिसे एक्सट्रैक्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं था और निकालने के बाद भी ये अपनी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज खो देता था। अलेक्जेंडर को समझ नहीं आया कि इसे स्टेबल कैसे किया जाए, क्योंकि वो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, ना कि कोई प्रॉपर केमिस्ट, और ऊपर से उस समय कोई एडवांस इक्विपमेंट या कोई तरीका भी नहीं था जिससे ये किया जा सके। अलेक्जेंडर ने अपने रिसोर्सेज के हिसाब से कई बार कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। और फिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और वर्ल्ड वॉर के बाद एक ग्लोबल रिसेशन भी आ गया। इस सब के बीच उन्हें ना तो फंडिंग मिल पाई और ना किसी ने उन पर ध्यान दिया, और पेनिसिलिन सालों तक सिर्फ लैब में पड़ा रहा और बाहर लोग मरते रहे। 1939 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एक साइंटिस्ट और पैथोलॉजिस्ट हार्वर्ड फ्लोरे के हाथ लगा अलेक्जेंडर का पेनिसिलिन पर लिखा गया रिसर्च पेपर। हार्वर्ड के पास यूनिवर्सिटी में एक सोफिस्टिकेटेड लैब, उस दौर के सबसे एडवांस्ड साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, एक बेहतरीन साइंटिस्ट की टीम और बेशुमार फंडिंग थी। उन्होंने प्लान बनाया पेनिसिलिन को एक ड्रग के रूप में डेवलप करने का। इनके साथ थे अर्नेस्ट चेन, जो कि एक माहिर बायोकेमिस्ट थे। अर्नेस्ट चेन ने पेनिसिलिन को न सिर्फ बड़ी मात्रा में एक्सट्रैक्ट किया बल्कि स्टेबल करके उसको स्टोर भी कर लिया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद पेनिसिलिन एक दवा के रूप में सामने आया। पहले जानवरों पर टेस्ट हुआ और बाद में 1941 में ह्यूमन टेस्ट भी सक्सेसफुल रहा। इस समय तक वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था। अलाइड फोर्सेस ने करोड़ों रुपए पेनिसिलिन की मास प्रोडक्शन पे पानी की तरह बहा दिए। सारे हॉस्पिटल्स में इसे उपलब्ध कराया गया। पेनिसिलिन ऐसा था कि जैसे डॉक्टर्स के हाथ में जादू की छड़ी लग गई हो। वर्ल्ड वॉर 1 से अगर कंपेयर किया जाए तो जहां 45 से 50% सिपाही बीमारियों से मर रहे थे, वो आंकड़ा घटकर वर्ल्ड वॉर 2 में चमत्कारिक रूप से 3 से 4% पर आ गया था। और ये 3 से 4% भी दूसरी बीमारियों से मर रहे थे। इन्फेक्शन से मरने वालों का आंकड़ा लगभग ना के बराबर हो गया था, जिस वजह से लगभग सभी घायल सिपाही कुछ ही महीनों में फिर से तैयार होकर जंग में उतर जाते थे। और यकीनन ये भी एक बड़ी वजह थी वर्ल्ड वॉर में अलाइड फोर्सेस के जीतने की। अब जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि 1940s के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी एकदम से बढ़ी। उसकी वजह थी एंटीबायोटिक्स यानी पेनिसिलिन। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स थे, जैसे लाइफ स्टाइल का चेंज होना, साफ सफाई पहले से ज्यादा रहने लगी थी, कई तरह की वैक्सीन और दवाइयां बन चुकी थी। साथ ही पेनिसिलिन की वजह से सर्जरी और ऑपरेशन करने के तरीकों को भी डेवलप किया गया था। बच्चों को बचाना भी पहले से ज्यादा आसान हो गया था। और सबसे जरूरी है कि सिर्फ घाव लगने से लोग अब नहीं मर रहे थे। इस कमाल की खोज करने और दुनिया बदलने के लिए 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की डिस्कवरी, हार्वर्ड फ्लोरे और अर्नेस्ट चेन को पेनिसिलिन को आइसोलेट करने और उसे यूजेबल बनाने के लिए फिजियोलॉजी और मेडिकल में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अलेक्जेंडर से जब पूछा गया क्या आपने सोचा था कि आपकी खोज दुनिया बदल देगी, तो उन्होंने आसान सा जवाब दिया, मेरा दुनिया बदलने का कोई इरादा नहीं था, मैं बस अपना काम करता रहा और मैंने अपनी आंखें खुली रखी।